वर्षीय लड़की 21 वर्षीय लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन लड़के का जो दोस्त था वो दोनों को एक साथ देख लेता है। अब देखने के बाद फ़ोटो क्लिक कर लेता है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद अब लड़की को ब्लैकमेल करता है। लड़की कहती है कि वो उसके दोस्त को बता देगी। तभी वो कहता है कि वो अब फ़ोटो वीडियो वायरल कर देगा और बड़ी बदनामी होगी। अब इस पर लड़की लड़के को मिलने के लिए बुलाती है कि किसी तरह समझौता हो जाए। लड़का उसके कमरे पर जाता है और फिर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को ज़बरदस्ती अंजाम दे देता है। इस पर लड़की काफ़ी दुखी हो जाती है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने प्रेमी को सारी बात बता देती है। और प्रेमी अब बदले की भावना से लड़की से कहता है कि काम करो, तुम अपने उस लड़के को बुलाओ जिसने तुम्हारा रेप किया है। अब वो उस लड़के को बुलाती है और कहती है कि आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम कमरे पे आ जाओ, मैं अकेली हूँ। लड़का आपत्तिजनक सामान लेकर पॉकेट में लड़की के पास पहुँचता है और तभी लड़की उसे कुछ नशीला पदार्थ देती है और जैसे ही नशे में जाता है, प्रेमी मिलकर और लड़की दोनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं, कत्ल कर देते हैं और फिर तालाब के किनारे उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। लेकिन इधर तो लड़का और लड़की मिलकर रेप जैसी घटना का बदला लेने के लिए इस अंजाम कत्ल जैसे खौफनाक अंजाम दिया। लेकिन आज की जो कहानी है कुछ इससे अलग है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के सूरत की। गुजरात के सूरत में एक थाना लगता है कापोद्रा। कापोद्रा के पास एक महिला 25 जुलाई को दौड़ते भागते सर पर गंभीर चोट थी, शरीर पर कई जख्मों के निशान थे, वो चल भी नहीं पा रही थी। पुलिस के पास पहुंचती और कहती है, साहब मुझे बचा लो। बस इतना सुनना था कि पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि अभी सुबह भी नहीं हुई है और यह महिला काफ़ी दुखी लग रही है, लग रहा है इसे किसी ने मारा पीटा है। महिला से जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। महिला की हालत इतनी खराब रहती है कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, पूरे शरीर पर खून ही खून थे, सर फटा हुआ था। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर पुलिस वालों के पास पहुंची थी। इधर पुलिस वाले उसका बयान दर्ज करते हैं, एफआईआर करते हैं और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। दरअसल साथियों, जो वो कहानी बताती है वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल वह महिला तमिलनाडु की रहने वाली होती है और तमिलनाडु का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रहता है गणेश राजपूत, उस लड़की से जिसका नाम ममता रहता है, ममता से वो शादी करता है और शादी करने के बाद कुछ दिनों तक तमिलनाडु में ही अपने पत्नी के साथ गुजारता है। जैसे ही 1 साल बीत जाते हैं, अपनी पत्नी से कहता है कि वह गुजरात जा रहा है सूरत कमाने के लिए। इधर महिला कहती है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, जाओ, अपना कुछ 2 रुपये कमाओगे तो घर का खर्च चलेगा। इधर महिला ममता काफ़ी खुश हो जाती है। इधर पत्नी को घर पर अकेले छोड़ इधर लड़का कमाने के लिए गणेश सूरत चला जाता है। वहाँ जाकर एक कंपनी में काम करने लगता है और फिर देखते ही देखते एक दिन पत्नी से जब बात होती है तो पत्नी कहती है कि वो अभी उसके साथ सूरत आना चाहती है। गणेश कहता है, ठीक है, मैं बहुत जल्द व्यवस्था करके तुम्हें सूरत लेकर आऊँगा। इधर पत्नी बेहद खुश हो जाती है कि वो अभी गुजरात के सूरत शहर जाएगी, सूरत घूमने को मिलेगा। लड़का फिर अपने शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद कुछ दिन अपने पत्नी के साथ रहता है, तभी एक लड़के से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है। अब उस लड़के के साथ मिलकर एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट करता है, छीना झपटी करता है और फिर उसे जेल जाना पड़ता है। जेल जाता है, कुछ महीने जेल में गुजारता है, फिर छूट कर आता है और फिर एक के बाद एक कई केस को, कई जघन्य अपराध को अंजाम देता है। अब कई महीनों तक जेल रहता है। इधर पत्नी काफ़ी परेशान रहती है कि आखिर ये सब क्या कर रहा है। जैसे ही वो जेल से छूट कर आता है, पत्नी कहती है, ममता, ये सब क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी कैसी संगत है, तुम्हें अपना जीवन गुजर बसर करना चाहिए, तुम कुछ घटिया मानसिकता जैसे दोस्तों के साथ मिलकर तुम
मारपीट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, लड़कियों से छेड़खानी कर रहे हो और फिर तुम्हें जेल हो जा रही है। अपने भविष्य की और अपनी पत्नी की तुम्हें कोई भी चिंता नहीं है। इधर साथियों गणेश बड़ा आहत होता है। आहत होता है तो कहता है ठीक है। अब अपनी पत्नी को लेकर फिर से सूरत चला जाता है। सूरत जाता है, वहाँ एक किराए का कमरा लेता है और उसकी पत्नी ममता वहीं रहने लगती है। इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था। कमरे पर कई उसके दोस्त आते जाते थे। दोस्तों में एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला महेश, जो उसका खासम खास दोस्त था, और एक महाराष्ट्र का अप्पू, जो ऑटो चलाता था, वो भी उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था। इधर दोस्ती हो जाती है और एक विजय, तीन उसके काफ़ी खास दोस्त थे। उनके साथ बैठकर शराब की पार्टी भी करता था और फिर उन्हें कमरे पर भी बुलाता था। इधर ममता बेहद खूबसूरत थी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। इधर घर का काम धाम देखती थी और बाहर का काम धाम गणेश देखता था। लेकिन एक दिन फिर कंपनी में एक लड़के से मारपीट होती है और फिर उसे जेल जाना पड़ता है। अब जेल जाता है, 2 से 3 महीने उसे जेल में रहना पड़ता है। अब इस दौरान ममता किसी से बातचीत करती थी और जेल में मिलने के लिए भी अपने पति से नहीं जा पाती है। अब बातचीत करने लगती है और फिर इधर महेश छूटकर, सॉरी, गणेश राजपूत छूट कर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझसे जेल में मिलने के लिए क्यों नहीं आई। पत्नी कहती है उसके पास पैसे नहीं थे और उसे ये पता नहीं था कि जेल में मिलने कैसे जाते हैं, इसलिए वो नहीं मिल पाई। अब इधर पति जब भी देखता था तो फ़ोन पर किसी न किसी से बातें करती थी, कभी घर वालों से, कभी किसी से। तो उसे शक होता है कि कहीं उसकी पत्नी किसी से अवैध संबंध तो नहीं है उसकी पत्नी का, ममता का, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। अब उसे शक लगने लगता है। वो अपने दोस्त महेश से बात करता है, विजय से बात करता है और कहता है कि मुझे शक है कि मेरी पत्नी किसी और से बातें करती है, मेरे साथ सही से व्यवहार नहीं करती है, सही से नहीं रहती है और मुझे जेल में मिलने के लिए भी नहीं आई। अब उनके दोस्त शराब की पार्टी करते हैं और कहते हैं कि देखो, हो सकता है कि तुम जेल में थे, अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारी पत्नी ने किसी से बातें की होगी, किसी से मिली भी होगी। अब इधर तीनों मिलकर पता लगाते हैं। कुछ ऐसी बात पता चलती है तीनों को जिससे उसके पति गणेश को लगता है कि वाकई में उसकी पत्नी का किसी से नाजायज संबंध है। इधर पत्नी से पूछताछ करता है तो पत्नी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने घर वालों से बात करती हूँ, सहेलियों दोस्तों से बात करती हूँ। तभी अब उसका मन बिगड़ने लगता है। इधर फिर एक लड़के से बवाल करता है और फिर जेल चला जाता है। इस बार भी उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए नहीं जाती है और उसके दोनों साथी महेश और विजय जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो किसी न किसी से हमेशा बातें करती रहती है। कुछ महीनों बाद वह जेल से छूट कर आता है। जेल से छूट कर आता है, एक शराब की पार्टी करता है और उसके दोस्त कहते हैं कि यार, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है और वो तुम्हें जेल में इसीलिए मिलने नहीं जाती है। अब इस पर गणेश काफ़ी दुखी होता है। उसे लगता है कि वाकई में उसकी पत्नी का किसी न किसी से अफेयर चल रहा है। अब तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत गणेश कहता है कि मेरी पत्नी को सबक सिखाना होगा। आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है कि उसे सबक सिखाया जाए। इधर उसके दोस्त तरह तरह की बातें करते हैं। तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है। गणेश को अपनी पत्नी पर पूरा शक था कि वह किसी न किसी से बातचीत करती है और अपनी पत्नी के साथ अब उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि अब पत्नी ममता जो है गणेश राजपूत से झगड़े करने लगती है। अब इससे गणेश राजपूत को लगता है कि उसे प्यार नहीं करती है, वाकई में उसके साथ खिलवाड़ कर रही है और उसका पक्का किसी न किसी से अफेयर है। फ़ोन तक चेक करने के लिए नहीं देती थी। इधर अपने दोस्तों को फिर से बुलाता है, पार्टी करता है, शराब की पार्टी होती है, मटन चिकन बनता है, तीनों मिलकर खाते हैं और फिर तारीख आ जाती है 24 जुलाई। शाम का समय रहता है। जैसे ही अंधेरा होता है तीनों दोस्त उसके घर पहुंचते हैं, गणेश राजपूत के घर, यानी कि ममता घर पर अकेली रहती है। ममता को बुलाते हैं, कार में बिठाते हैं और फिर बिठाकर उसे लेकर जाते हैं। एक जगह लगती है दीनदयाल नगर, वहाँ एक दोस्त का कमरा रहता है, बिल्कुल सुनसान। उस कमरे में लेकर जाते हैं। ममता पूछती है कि आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, क्या बात है। वहाँ बैठकर फिर से तीनों पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद अब ममता से उसका पति पूछता है कि सच सच बताओ, तुम किससे बातें करती हो। मैं 2-3 बार जेल गया, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम पक्का किसी न किसी से बातें करती हो। अगर
तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश है तो तुम मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा। कौन सी ऐसी कमी थी? ममता कुछ भी नहीं बोलती है। इस पर अब जो उसका दोस्त रहता है वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी को सबक सिखाना होगा। गणेश राजपूत कहता है कि क्या करना होगा। तीनों मिलकर प्लान के तहत अब बारी बारी से सबसे पहले उसका दोस्त महेश अंदर जाता है, कमरे के अंदर जाता है, उसकी पत्नी के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। और बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जो उसका दोस्त विजय था, वह बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कुछ मिनटों बाद विजय देखता है कि अब महेश बाहर आ गया है, फिर से उसके पति की इजाज़त लेकर अंदर जाता है और फिर वह रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, ममता। उसके बाद गणेश राजपूत अंदर जाता है और हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है, हाथ पैरों पर वार करता है, उसकी डंडे से पिटाई करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। अब इधर उसके 3 दोस्त मिलकर बारी बारी से रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं, उसके साथ यौन शोषण करते हैं। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि वो चल भी नहीं पा रही थी। अब तीनों मिलकर फिर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अगर यह जिंदा बच गई तो यह हम सबको फिर से जेल भिजवा देगी। इसको सबक सिखाने के लिए अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह पता भी न चले कि कत्ल हमने किया है। फिर से मिलकर तीनों बारी बारी से उसके साथ गंदी हरकत करते हैं और उसके सर पर हथौड़े से वार करते हैं। जब ऐसा लगता है कि अभी भी वह जिंदा है तो एक ऑटो बुलाकर, जो कि उसके दोस्त का ऑटो रहता है अप्पा का, उसका ऑटो बुलाते हैं और बचने के लिए एक नदी लगती है, तापी नदी। तापी नदी के पास लेकर जाते हैं और उस नदी के पास उस महिला को हाथ पैर बांध कर बेहोशी की हालत में मरा हुआ समझकर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब महिला को होश आता है तो वह किनारे पर रहती है। रात का समय रहता है। अब वह सोचती है कि इतनी रात को वह कहाँ जाए। ना तो उसके पास फ़ोन था ना कुछ था। किसी तरह से लंगड़ाते हुए, चलते हुए, लोगों की मदद लेकर वह पहुंचती है कापोद्रा पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचती है तो पुलिस वाले अभी कुछ लोग मौजूद रहते हैं और कुछ लोग अभी ड्यूटी पर आने की तैयारी कर रहे थे। सुबह का भोर का समय रहता है, अंधेरा रहता है अभी। तो थाने में पहुंचती कहती है, साहब मुझे बचा लो। उसे ठीक तरह से गुजराती बोलनी भी नहीं आती थी। तो कहती है अपनी भाषा में, हिंदी में ही, कि साहब मुझे बचा लो, मेरे पति ने मेरे साथ जुल्म किया है। पुलिस वाले सोचते हैं कि लग रहा है मारपीट का मामला होगा, दारू पीकर उसके पति ने अपनी पत्नी को पीटा होगा। तो पुलिस ज़्यादा शुरू में पहले बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जब ममता रोने लगती है, कहती है, साहब मेरे साथ ऐसा जुल्म हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, कौन सा ऐसा जुल्म हो गया है? पति ने मारा होगा या फिर सास ससुर ने मारा होगा, हुआ क्या है, मैटर क्या है, ये तो बताओ। लड़की बोल नहीं पा रही थी। किसी तरह से पुलिस वालों को बताती है उसके पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अवैध संबंध के शक में उसके साथ बारी बारी से रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। उसके 3 से 4 दोस्तों ने मिलकर उसके बाद मुझे मरा हुआ समझकर हाथ पैर बांधकर मुझे तापी नदी के किनारे पर फेंक कर वहाँ से चले गए। फिर मैं किसी तरह से जब होश आया तो जान बचाकर मैं आपके पास आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। उन दरिंदों को जेल होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए फांसी की, और मुझे किसी तरह से मेरे घर पहुंचा दिया जाए। अब पुलिस एक टीम का गठन करती है और फिर 3 से 4 घंटों के अंदर ही उन चारों आरोपियों को, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला गणेश राजपूत और महेश और विजय को, जो महेश रहता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहता है, उसे भी गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर आती है। और फिर अगले दिन पूछताछ कर तीनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। और इधर महिला के घर वालों को फ़ोन कर उन्हें बुलाया जाता है और फिर उनके हवाले कर दिया जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। आजकल हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं कि खुद तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन अपनी पत्नी को गलत समझकर बिना सबूत के अपने ही दोस्तों से मिलकर अपनी पत्नी का रेप जैसी घटना को अंजाम दिलवाते हैं और उसके बाद मारने का प्लान बनाते हैं और अधमरा समझकर चले जाते हैं। तो साथियों, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपना नाम लेने की अपील भी की है।
सुहान लाल सेठिया हैं हनुमानगढ़ से, राजस्थान से। विनीत कुमार सिंह हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। पंकज राजपूत हैं, ये भी उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ से हिमांशु राय हैं, रोजाना हमारी कहानी को देखते हैं। शशांक सिंह शेखर हैं, उत्तर प्रदेश के, आगरा के रहने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी साथी कमेंट करिए, आने वाली कहानी में, वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना को सुन सकें और जागरूक रह सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।